वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या करने हैं, मेडिवल सोसाइटीज की जो बुक है उसकी यूनिट नंबर जो 3rd है उसका चैप्टर नंबर 5th करने वाले हैं। 5th हमने कंप्लीट कर लिया है, 6th करने वाले हैं और आज हमारी बुक समाप्त होने वाली है। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, कृषि व्यापार तकनीकी सांस्कृतिक विकास। ये हमारे चैप्टर का नाम है। किन किन चीजों को कवर करने वाले हम परिचय को जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन को जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम कृषि को जानेंगे कि चीन में कृषि को कितना बढ़ावा दिया गया था और क्या चीन की कृषि की वजह से ही चीन इतनी तेजी से विकास कर पा रहा है। फिर हम जानेंगे व्यापार के बारे में कि व्यापार कितना अच्छा था चीन में। फिर हम जानेंगे कला और वास्तुकला के बारे में, क्या चीन में कला और वास्तुकला को समर्थन दिया गया था, क्या वो उच्चतम शिखर पर था या नहीं था, ये जानेंगे हम। कल इसमें हम जानेंगे तकनीकी विकास, यानी तकनीकी विकास कितना कर रखा था चीन में। फिर उसके बाद हम जानेंगे सांस्कृतिक अवधि के बारे में कि सांस्कृतिक अवधि किस प्रकार की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय को जानना। देखिए अगर हम चीन की बात करते हैं, देखिए अब मैं आपको चीन के बारे में बताना शुरू करती हूँ। देखिए जब समाज में जो लोग थे, जो मानव थे, समाज में रहने वाले चीन के जो लोग थे, उन्होंने बौद्धिक प्रगति करना आरंभ कर दिया, यानी आंतरिक रूप से प्रगति करना आरंभ कर दिया। उनका मस्तिष्क तेज होने लग गया। जब उनके मस्तिष्क का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं कृषि, व्यापार, तकनीकी नवाचार आने लग गए। अभी तकनीकी नवाचार आने से क्या होता है कि आविष्कार होना आरंभ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से चीन में प्रगति होने लग गई, विकास के शिखर पर आ गया चीन, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा ही बुद्धिमत्ता उनकी तेज हो गई। तो इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीन में लोगों ने क्या बोलते हैं, तकनीकी नवाचार आने का कारण ये है लोग, क्योंकि लोगों ने बहुत ही मेहनत की और आंतरिक क्रियाएं की। आंतरिक क्रिया करने से जो है वो प्रौद्योगिकी क्रिया होना भी आरंभ हो गई। अब जो है मानव तेज होगा बौद्धिक रूप से तो वो कहीं ना कहीं प्रगति करता जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे। अब देखिए कृषि की बात की जाए, चीन में कृषि किस प्रकार की थी। तो अगर मैं आपको बताऊं, चीन में एक वंश था तांग वंश। देखिए तो तांग वंश था, जो तांग राजवंश था, उन्होंने कृषि को बहुत ही बढ़ावा दिया था। यानी ये माना जाता है कृषि को बढ़ावा देने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो तांग वंश को जाता है। तांग वंश ने सत्ता एकता को बहाल ही नहीं किया, सीमाओं का भी विस्तार किया, यानी सीमाओं को बढ़ाने का श्रेय भी तांग वंश को जाता है। इन्होंने सीमाओं को बढ़ाने के साथ, अच्छा मुझे आप बताइए, जब कोई व्यक्ति कृषि करेगा तो कृषि करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? सिंचाई, है ना, सही बोला आपने। तो सिंचाई आवश्यक होती है, तो इन्होंने सिंचाई के साधनों को भी उपलब्ध कराया, नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण करने से क्या हुआ कि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई, कृषि अच्छी होने लग गई और साम्राज्य का विकास होने लग गया। तांग वंश में ही कागज का आविष्कार हुआ था, तांग वंश में ही नोटों का आविष्कार हुआ था, तांग वंश में ही तोप में बारूदों का उपयोग इसी समय होना आरंभ हो गया था। तांग वंश में ही छतरियों का निर्माण हुआ था। आपको देखने के लिए मिलेगा कि ज्यादातर आविष्कार तांग वंश में हुए हैं। तो इसका श्रेय, आविष्कार का श्रेय चीन में तांग वंश को जाता है कि तांग वंश ने क्या किया है, बहुत ही सहायता की है प्रगति करने में, चीन को आगे तक बढ़ाने में, चीन की संस्कृति को उच्चतम शिखर तक ले जाने की भूमिका जो है इन्हीं के वजह से आता है, इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने इसे बहुत आगे बढ़ाया है चीन की संस्कृति को। तो तांग वंश में क्या कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग ज्यादातर कृषि से जुड़ गए हैं। किसान क्या कर रहे हैं, ज्यादातर कृषि से जुड़ गए हैं, क्योंकि जब राजवंश में ही कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को सहयोग दिया जा रहा है, तो जनता ज्यादा पसंद करती है वो कृषि करे। परंतु इसके अलावा भी कुछ और गतिविधियां होती थी, ऐसे शिल्पकार कार्य हुआ करते थे, इसमें कला, वास्तुकला चीजें आ जाती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना आपको देखने के लिए मिलेगा। इस टाइम आपको कांसे की चीज, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि पत्थर के औजार बनाना आरंभ हो गए। उसके बाद जब लोह युग आया तो इसमें जब लोहे के क्या जहाज का बनाना आरंभ कर दिया गया, लोहे के हथियारों का, चाकुओं का, करछियों का, इन सब चीजों का, तलवारों का इसी काल में निर्माण हुआ था।
तो आप क्या समझ रहे हो, इसे कहीं ना कहीं आविष्कार का काल भी कह सकते हैं। इसे ये संज्ञा देना थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा कि एक आविष्कार का काल था। क्या आविष्कार का काल था? अगर बात की जाए व्यापार की, तो इन्होंने, अब मुझे बताइए, जब कृषि अच्छी होगी तो उसे बेचने के लिए व्यापार करना तो आवश्यक होगा ना। तो उसी प्रकार से व्यापार को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। लोग व्यापार करते थे, दूर दूर व्यापार करते, सुदूर व्यापार करते थे लोग। अब लोग व्यापार कर रहे हैं। देखिए, रेशम बहुत अच्छा था, अब रेशम अच्छा है। यहाँ पर कागज, अब कागज आ गया है। अब मुझे आप बताइए, जब यहाँ पे कागज का आविष्कार हुआ है, रेशम का आविष्कार हुआ है यहाँ पर, और जब तोपों में बारूदों का आविष्कार हुआ है और नोटों का आविष्कार हुआ है, जब इतनी सारी चीजों का आविष्कार हुआ है, तो क्या व्यापार नहीं होगा? व्यापार होगा। तो इसी प्रकार से व्यापार होना इसी काल में आरंभ हो गया। रेशम को बेचना आरंभ कर दिया गया, रेशम के कपड़ों को बेचना आरंभ कर दिया गया, कागज को बेचना आरंभ कर दिया गया। और इसी टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो पीली नदी के यहाँ पर क्या इन लोगों ने क्या किया, खेती को बढ़ावा दिया। देखिए, 3 नदियों के बारे में आपको दिख रहा होगा, 3 नदियां हैं। इसमें हुआंग है, चांग है, जियांग है। ये 3 नदियां हैं और साथ में पीली नदी है। जिसे पीली नदी को क्या कहते हैं, चीन का जो है सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर जौ की, गेहूं की, चावल की खेती करना आरंभ कर दिया गया। और क्योंकि नदियों के यहाँ का इलाका है, तो आप समझ सकते हैं मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छा होगा तो टैक्स अच्छा मिलेगा राज्य को टैक्स अच्छा मिलेगा तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। जब कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी तो जनता खुश रहेगी। तो ये प्रकार से मैंने आपको बताया है कि तांग वंश ने कितना बढ़ावा दिया था। अब देखिए, जब मैंने आपको व्यापार के बारे में बताया तो इसमें क्या है, 4000 मील पर जब जो जाते थे रेशम को बेचने के लिए, चीजों को बेचने के लिए, तो आप मुझे बताइए, जब इतना दूर जाएंगे तो वहां पे अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वहां पे अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग मिलते थे, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान होता था। वो उनकी संस्कृति को समझते थे और वो उनकी संस्कृति को, उनके विचारों को, दोनों के विचारों का आदान प्रदान होता था, भावनाओं का आदान प्रदान होता था। वास्तुकला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीन में कला और वास्तुकला को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था। इस टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले घर कैसे बनाए थे, मिट्टी के घर बनाए जाते थे चीन में। फिर उसके बाद लकड़ी की सहायता से घर बनाना आरंभ कर दिया गया। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि टाइलों से घर को बनाना आरंभ कर दिया गया। बहुत ही भव्य घरों का बनाना, महलों को बनाते थे, बहुत भव्य। अब आपको पता है राजवंश में शासक हैं तो वो अपने महल को अच्छे से बनाना पसंद करेंगे ही, सुंदर, आपको सुंदर बनवाना चाहेंगे, वो आकर्षक बनवाना चाहेंगे ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। और मंदिरों का निर्माण करना भी इसी में आपको देखेगा कि मंदिरों का निर्माण भी इसी तांग वंश में आरंभ हो गया था। तो यहाँ पर कला और वास्तुकला को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेखन शैली को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। इसीलिए हमें चीन की संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमें देखने के लिए ग्रंथों से, उनके सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनके इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उससे पता चलता है चीन की संस्कृति के बारे में पूरा का पूरा, जो कि 4000 वर्ष पुरानी है, लिखित दस्तावेज है लगभग। तो आपको बताने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर लेखन शैली को बढ़ावा दिया गया, उसे उच्च शिखर तक ले गए, तभी हम उसके इतिहास के बारे में जानने में सक्षम हैं। तथा 210 में पहले शासक ने जो है पहली बार मुद्रा पर यानी सिक्के पे किसी शासक की चिन्ह को बनाया था, शासक की आकृति को बनाया था। तो ये पहली बार चीन में ही हुआ था। तो अब देखिए, हम शुरू कर, हमने किन किन चीजों को कवर किया, हमने परिचय को जान लिया है, हमने कृषि के बारे में जान लिया, व्यापार के बारे में जान लिया, कला और वास्तुकला के बारे में जान लिया, तकनीकी विकास के बारे में जान लिया है हमने। अब हम जानेंगे सांस्कृतिक अवधि किस प्रकार की थी। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन चीन के 3 प्रमुख स्तंभ थे, यानी जो प्राचीन चीन है, जिसमें मैंने आपको बताया चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, गिनी चुनी सभ्यताओं में से एक है। तो इसमें क्या है कि इसमें प्राचीन चीन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। प्रमुख धर्म या दर्शन को 3 स्तंभ कहा जाता है। जो उनके प्रमुख जो धर्म है, ठीक है, जो उनके प्रमुख धर्म है और साथ में जो दर्शन है, उन्हें क्या स्तंभ कहा जाता है, 3 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। इसमें क्या है, ताओवादियों की स्थापना, लाओवादियों, जो लाओवादी ने
जो है झाओ राजवंश में की थी। जो मैंने बताया था कि झाओ राजवंश झगड़े वाला वंश कहा जाता है, तो इसी टाइम इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या है, 500 ईसा पूर्व के दौरान की थी। लाओ जी जो हैं वो एक दार्शनिक थे। जो लाओ जी हैं वो क्या, वो एक दार्शनिक थे जिन्होंने ताओ ते चिंग नामक, ये देखिए ताओ ते चिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। लाओ जी ने ताओ ते चिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक विचारक थे, इतिहासकार थे। अब देखिए अपनी मान्यताओं को लिखा है। इसमें उन्होंने क्या, अपनी मान्यताओं को लिखा है, जो वो मानते थे, जो उनकी मान्यताएं थी, जो उनकी विचारधाराएं थी, जो उनके सोचने का तरीका था, तो उसे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसमें क्या है, ताओ शब्द का अर्थ क्या होता है, मार्ग होता है। ताओ का शाब्दिक अर्थ क्या है, मार्ग होता है। और ताओवाद ने सिखाया कि लोग जो है प्रकृति के साथ शुद्धता से कैसे रह सकते हैं। यानी इस पुस्तक में बताया गया है कि देखिए ताओ का मतलब मार्ग होता है, और इसमें बताया गया है कि प्रकृति में मनुष्य मानव किस प्रकार से रहते हैं, सभ्य तरीके से। तो ये इनकी पुस्तक में बताया गया है। देखिए सुख और शांति प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से मानव जो हैं वो सुख और शांति प्राप्त करते हैं, इनकी पुस्तक में इस मार्ग के बारे में बताया गया है। अब देखिए ताओ जी जो प्रकृति के दो पक्ष, जो यन और यान, देखिए यन और यान थे, इनके जो पक्ष हैं, प्रकृति के दो पक्ष हैं इनके, और इनके दो पक्ष कौन से हैं, यिन और यान। ये चीनी भाषा है, चीनी शब्द हैं, इसीलिए ऐसे हैं। तो देखिए यिन और यान थे। शांति के लिए संतुलन होना चाहिए, यानी शांति को कायम करने के लिए संतुलन होना चाहिए। आपने खुद देखा होगा कभी कभार हमें जो है चीजों को समझ कर चलना पड़ता है ना। और इसमें क्या है कि होना चाहिए। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म चीन के जो बौद्ध धर्म है वो चीन के 3 प्रमुख धर्मों में से एक है। ऐसे जो बौद्ध धर्म है वो चीन के 3 प्रमुख धर्म थे, उसमें से सर्वोत्तम जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, और चीन में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला था। आप बोल सकते हो इसने अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया था चीन में बौद्ध धर्म ने। तो इसमें बताया गया है। अब देखिए भारत से, इसमें क्या बताया गया, जो बौद्ध धर्म है ना ये भारत से ही आया है। ये बौद्ध धर्म जो है भारत के सिद्धार्थ गौतम, यानी देखिए गौतम जी यानी जो बुद्ध जी के नाम से आता है, इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इसमें बताया गया है, या इन्हें जो गौतम भी कहा जाता था और सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया इन्हें। तो इसमें क्या है, बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया है, यानी बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनके द्वारा ही स्थापित किया गया है। बौद्ध धर्म में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो लोगों ने इन्हें ये नाम दिया था बुद्ध, है ना। तो इसमें ये बताया गया है, अब जो 563 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर ये 483 ईसा पूर्व तक रहे थे गौतम बुद्ध जी, आप बोल सकते हैं। और बुद्ध जो बुद्ध हैं वो हिंदू राजकुमार थे। जो बुद्ध जी थे वो एक हिंदू राजकुमार थे। उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थी, परंतु वो महल की 4 दीवारी में रहते थे, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये बाद में आप बोल सकते हैं ज्ञान के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए निकल जाएंगे बाहर और सुख सुविधाओं को छोड़ देंगे और एक साधु की तरह जीवन यापन करना आरंभ कर देंगे। तो इसी डर के मारे इनके पिता ने इन्हें 4 दीवारी में महल की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। परंतु एक बार अपने सारथी को वो बहुत ज्यादा मनाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे शहर घुमाने के लिए ले जाइए। तो वो जब जाते हैं तो वो जो दृश्य होता है, पहला दृश्य जो देखते हैं वहां पर, पहली बार जो बाहर की यात्रा करते हैं वो बहुत ही दर्दनाक होती है ना। तो इसमें वो कई चीजों को देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, लाश को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। जब इन सब चीजों को देखते हैं तो वो सन्यासी को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं कि उसके चेहरे पे ना दुख ना खुशी कुछ नहीं दिख रहा था और बहुत ही लीन दिख रहा था भगवान की, ईश्वर की बंदगी में। तो इसीलिए उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये क्या थे, एक हिंदू राजकुमार थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। अब देखिए इसके बाद क्या है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन का त्याग कर दिया। इन्होंने, इनके पास सब कुछ था, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, एक राजकुमार थे, हिंदू राजकुमार थे, परंतु इन्होंने धन को छोड़ दिया, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को छोड़कर इन्होंने ज्ञान की मार्ग की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन सुख सुविधाओं को त्याग दिया। तो ये बताया गया है बौद्ध धर्म, जिसमें क्या है, बौद्ध धर्म सुख, देखिए इसमें सुख दुख कर्म ज्ञान, ये
मनुष्य जो है इस जन्म और समझने पर केंद्रित है और दुनिया जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो सुख होता है, दुख होता है, ये कुछ नहीं होता है, लोगों की सोचने की भावना होती है। तो यही बताया गया है कि इन सब चीजों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो क्या किया, बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बाहर निकल गए, ईश्वर की बंदगी करना आरंभ कर दिया गया। इसी प्रकार से आपको चीन में कन्फ्यूशियस वाद दिखाई देगा। कन्फ्यूशियस एक विचारक थे जिनके विचारों को कन्फ्यूशियस वाद कहा जाता है। इन्होंने यही बताया कि मनुष्य को एक अच्छे इंसान की तरह, एक सभ्य इंसान की तरह रहना चाहिए, शांति को कायम रखना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन को बहुत ही सुख के साथ जीना चाहिए और शांति के साथ जीना चाहिए। तो ये बताया गया है मनुष्य का स्वाभाविक गुण है भलाई करना, सभी की भलाई करना किसका, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो मनुष्य है ही नहीं। तो देखिए यहीं पे हमारी यूनिट समाप्त होती है, बुक भी समाप्त होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।